करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाइपरप्लेसिया को। तो हाइपरप्लेसिया जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हाइपरप्लेसिया जो होते हैं दरअसल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज जब होते हैं ना ऑर्गेन के अंदर, तो उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। और ये होते क्यों हैं? या तो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उन्हीं की प्रोलिफ्रेशन से होते हैं, या फिर कुछ हमारे पास लेस डिफरेंशिएटेड प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं उनकी जो है प्रोलिफ्रेशन से होते हैं। मतलब दोनों, या तो डिफरेंशिएटेड सेल्स या लेस डिफरेंशिएटेड सेल्स, उन दोनों की प्रोलिफ्रेशन से जो है नंबर ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स कोई भी हो सकते हैं, तो वो डिफरेंशिएटेड होंगे या वो लेस डिफरेंशिएटेड प्रोजेनिटर सेल्स होंगे, जिनकी नंबर में इंक्रीज की वजह से हाइपरप्लेसिया होगा। हाइपरप्लेसिया भी दोनों तरह से, हाइपरट्रॉफी की तरह फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल जो होता है उसकी दो टाइप्स होती है, हार्मोनल, कंपनसेटरी। हार्मोनल कौन सी होती हैं? हार्मोनल से मुराद ही नाम से जाहिर है कि हार्मोन कोई होगा जो आके इंड्यूस करेगा किसी भी ऑर्गन को और उसकी प्रोलिफ्रेशन करवा देगा। मिसाल के तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन आते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आते हैं, जो कि प्रोलिफ्रेशन यूट्रस के एंडोमेट्रियम की करवा रहे होते हैं ताकि प्रिपेयर कर सकें कंसेप्शन के लिए। इसी तरह से कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया होता है। कंपनसेटरी क्या होता है? नाम से जाहिर है कंपनसेट करना है इसने। तो कोई भी ऑर्गन होता है, उसका कोई भी पार्ट रिमूव हो जाए या लॉस हो जाए, तो उस पार्ट को कंपनसेट करने के लिए जो बाकी रिमेनिंग सेल्स होते हैं ना, वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं। वो जो है ना, वो मतलब उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो इसे कहते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया की दो टाइप्स हैं, हार्मोनल और कंपनसेटरी। जिस तरह से बुक में भी आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है कि जो हमारे पास हाइपरप्लेसिया होता है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से दो टाइप्स होती हैं फिजियोलॉजिकल की, हार्मोनल और कंपनसेटरी। हार्मोनल का लिखा हुआ है कि जो हमारे पास प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी दोनों के दौरान फीमेल ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन है उसको हम कहेंगे हार्मोनल, क्योंकि वो हार्मोन के अंडर को हो रही होती है। इसी तरह से फिजियोलॉजी कंपनसेटरी भी होती है। कंपनसेटरी क्या होती है कि हमारे पास कभी भी पार्ट ऑफ ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन का पार्ट जब भी रिमूव हो जाता है तो जो बकिया टिश्यू बचता है वो रिमेनिंग सेल्स, उनकी माइटोटिक एक्टिविटी होती है और वो क्या कर जाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज। मिसाल के तौर पर लिवर की एग्जांपल देख लें। लिवर को जब भी हम रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा पार्ट से रिमूव करते हैं तो बकिया सेल्स जो होते हैं उनकी माइटोटिक एक्टिविटी की वजह से वो रीजनरेट कर जाते हैं। देखें, लिवर रीजनरेट कर जाता है। इसी तरह इसीलिए हम लिवर का 80% तक मैस रिमूव कर सकते हैं। और ये होता क्यों है लिवर के अंदर हाइपरप्लेसिया? इसका स्टिमुलस क्या होता है? देखिए, पहले तो मैंने कहा था हार्मोन के अंदर को होता है, लेकिन कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया के अंदर जो है ना, वो हमारे पास कौन से स्टिमुलस होते हैं? कुछ पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि अनइंजर्ड हेपेटोसाइट से आएंगे, जो और नॉन पैरेन्काइमल सेल्स इन द लिवर से आएंगे, जो कि वो कहते हैं चैप्टर नंबर 3 में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ से आएंगे? दो जगह से आ सकते हैं हाइपरप्लेसिया के जो स्टिमुलस होते हैं कंपनसेटरी वाले के, अनइंजर्ड हेपेटोसाइट से और नॉन पैरेन्काइमल सेल्स इन लिवर से। ठीक है, इसी तरह से पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया भी होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखी हुई एग्जांपल, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल क्या होती है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके बाद एकदम से ये जो एपिथेलियम है प्रोलिफरेट करती है। आपको पता है जब भी मेंसेस होते हैं तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जो है ना जो एपिथेलियल प्रोलिफरेशन होती है, ताकि एपिथेलियम जो टूट गई थी, मतलब जो कि उसके पार्ट से मूव हो गए थे मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, तो उसकी प्रोलिफरेशन तो नॉर्मल चीज़ है, होती है, हार्मोन के अंडर को हो रही होती है। ठीक है, होती कैसे है? पिट्यूटरी के हार्मोन्स आते हैं, एस्ट्रोजन आते हैं, प्रोजेस्टेरोन आते हैं। एस्ट्रोजन के स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन के इनहिबिटरी इफेक्ट्स होते हैं, दोनों आपस में रेगुलेट करके एपिथेलियल की प्रोलिफरेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये तमाम जो बैलेंस हो रहा है स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी इफेक्ट्स के अंदर, अगर इसके अंदर कोई भी खराबी आ जाए, कोई भी खराबी आ जाएगी तो होगा क्या कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। अगर खराबी कैसे आएगी? एस्ट्रोजन के स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स अगर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इनहिबिटरी इफेक्ट्स हैं प्रोजेस्टेरोन के, लेकिन एस्ट्रोजन के स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो सच से बात है हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। और क्योंकि एस्ट्रोजन है तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट ही रखना होता है और इसकी वजह से एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है। इसके अंदर क्या होता है कि एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होने की वजह से प्रोस्टेट की साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे हाइपरप्लेसिया होते हैं जो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। हमारे बॉडी के अंदर वायरस घुस जाता है और होस्ट के जो जीन्स होते हैं ना, उनकी ट्रांसक्रिप्शन को भी चेंज कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या ज़्यादा मेन करवाता है कि ग्रोथ फैक्टर्स को इंड्यूस करवा देगा। ग्रोथ फैक्टर्स को इनकोड करके, मतलब वायरल जीन्स जो है ना, या तो वो वायरल जीन्स खुद से ग्रोथ फैक्टर्स को इंड्यूस करवा देंगे, या फिर वो जो होस्ट सेल्स हैं उनकी जीन्स से कहेगा कि ग्रोथ फैक्टर बनाओ। ग्रोथ फैक्टर बनेंगे तो वो जाहिर सी बात है हाइपरप्लेसिया करवा देंगे एपिथेलियम की। तो इस तरह से ये वायरस के थ्रू भी हाइपरप्लेसिया हो सकता है। हाइपरप्लास्टिक प्रोसेस वो कहते हैं कंट्रोल रहता है, लेकिन अगर सिग्नल्स जिन्होंने इसे इनिशिएट किया है अगर वो खत्म हो जाए तो हाइपरप्लेसिया भी डिसअपीयर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाइपरप्लास्टिक प्रोसेस जो है वो होता है बिल्कुल, क्योंकि ये अडेप्टिव प्रोसेस है। जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर सिग्नल्स जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, मिसाल के तौर पर कोई स्ट्रेस, कोई भी ऐसी चीज़
कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या पैथोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर्स, जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज हुआ, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हुए, अगर वो खत्म हो जाए, वो हटा दिया जाए, तो हाइपरप्लेजिया भी नहीं खत्म हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टिमुलस बहुत देर तक जारी रहेगा तो इंजरी हो जाएगी सेल की। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरप्लेजिया। अब हम पढ़ेंगे एट्रोफी को। एट्रोफी जिस तरह से हाइपरप्लेजिया, जिस तरह से हाइपरट्रॉफी पड़ी थी, बिल्कुल एट्रोफी उसका उलट है। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या पड़ता है, साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे थे। एट्रोफी के अंदर क्या पढ़ेंगे, साइज ऑफ सेल्स का श्रिंकेज हो गया, मतलब छोटे हो गए हैं। एट्रोफी का मतलब कोई इंसान को हम यूज़ नहीं कर रहे तो एट्रोफी हो गई। ये क्यों होती है एट्रोफी, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कम होना स्टार्ट हो जाती है सेल के अंदर, और प्रोटीन सिंथेसिस कम होती है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन बढ़ जाती है। 2 प्रोसेसेस होते हैं और एट्रोफी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती हैं और एट्रोफी के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब हम पढ़ेंगे एट्रोफी को यहाँ डिटेल्स में। एट्रोफी 2 वजह से होती है, डिक्रीज वर्कलोड की वजह से, या तो मिसाल के तौर पे कोई फ्रैक्चर होता है ना, जब भी वो हील करना होता है फ्रैक्चर को, तो कहते हैं बिल्कुल हड्डी को ना हिलाएगा, बहुत आराम से चलेगा, तो लिम्ब को ना हिलाने की वजह से, इमोबिलाइजेशन की वजह से एट्रोफी हो जाती है मसल्स की। इसी तरह से इनर्वेशन खत्म हो जाए, नर्व सप्लाई चली जाए, ब्लड सप्लाई चली जाए, या फिर मसल्स की न्यूट्रिशन खत्म हो जाए किसी भी वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, एंडोक्राइन स्टिमुलेशन खत्म हो जाए, कोई भी हार्मोन स्टिमुलस देना बंद कर दे, या फिर एजिंग की वजह से भी हमारे पास मसल्स की एट्रोफी हो जाती है, मसल्स का साइज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। और सेलुलर एट्रोफी की मैकेनिज्म क्या है, मतलब होती कैसे है, प्रोटीन सिंथेसिस कम होना स्टार्ट हो जाती है, डिग्रेडेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। व्हाट इज़ यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, किस याद होगा आपको, पहले हमने पढ़ा था कि जब भी हमने प्रोटीन को टारगेट करना होता है, प्रोटीन को डिग्रेड करना होता है, तो यूबिक्विटिन प्रोटीन एक्टिवेट होती है, उसके साथ प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाती है और बताती है प्रोटियोसोम्स को कि भाई ये वो प्रोटीन है जिसको हमने डिग्रेड करना है, ये वो प्रोटीन है जिसको हमने तोड़ देना है, इसको सेल से निकाल देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो ये जाके अटैच हो जाएगी, टारगेट करेगी, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी, प्रोटियोसोम्स आएंगे, प्रोटियोलाइसिस करवाएंगे, और फिर हमारे पास होगी। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुई कैकेक्सिया। कैकेक्सिया क्या होता है, जब भी कैंसर होता है ना तो उसके अंदर कैकेक्सिया हो जाता है, मतलब कैंसर में कैकेक्सिया होते हैं दरअसल मसल वेस्टिंग। तो मसल्स की वेस्टिंग, मसल्स की एट्रोफी कैंसर में ये देखी गई है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास एट्रोफी की, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेटेड प्रोटियोलाइसिस हो जाती है। इसी तरह से एट्रोफी जो है वो कहते हैं ये ऑटोफेगी की वजह से भी हो सकती है। मतलब ऑटोफेगी क्या होती है, ऑटोफेगी वो प्रोसेस होता है इसमें जो सेल है वो अपनी ही ऑर्गेनेलीज को खाना जो है वो शुरू कर देता है ताकि वो जिंदा रह सके। तो ऑटोफेगी के अंदर भी एट्रोफी हो जाती है क्योंकि सेल्स का जो साइज़ है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एट्रोफी। अब हम मेटाप्लेजिया को डिस्कस करते हैं।